चलिए अटेंडेंस कम हो गया है, उनकी तक क्लास चलेगा। आइए what can you do not अभी टोटल टाइम को लगा क्लास हो जो आगे पढ़ाई होगा वो सही वाला पढ़ाई होगा। मेरे कीजिए वर्क एंड लाइफ ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट याद है सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीन एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी है, ठीक है। तीनों एंगल कितने 90 डिग्री। आगे आ जाते हैं। एक साथ 5 मिनट बाद सब लोग 5 6 लोग एक साथ मिलेंगे जैसे, ठीक है। चलिए समस्या पर गंभीर हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसा आपको पता नहीं है, आप क्या बोलेंगे नहीं पता नहीं पता। आइए ध्यान से देखिए एक्स और वाई और जेड तीन एक्सिस हम लोगों को पढ़ना है। यदि कोई पार्टिकल का पोजीशन किसी प्लेन में है, ये पोजीशन है और इसका नाम ए रखते हैं, कोऑर्डिनेट यदि हम x1 y1 z1 कर दे तो उसका x प्लेन डिस्प्लेसमेंट कितना है, x पोजीशन कितना है, x1 है, y में y1 है और z में z1 है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो पार्टिकल जो है जो पोजीशन ए पे था यहाँ, तब e बराबर 0 पर फोर्स लगा उसका, 3 टाइम्स फोर्स लगा, फोर्स के कारण ये पार्टिकल डिस्प्लेस होकर इस पोजीशन पे आया, ठीक है। ये पोजीशन को हम b मान लेते हैं और किसी टाइम t बराबर t पे पहुंचे, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, ठीक। तो यदि हमको निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम ड्यूरेशन t, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। थोड़ा सा वेक्टर में अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन स्केलर है वेक्टर। तो इसका पहले लोकेशन ये देखें, ये हमें बता रहा है r1 इनिशियल पोजीशन और ये बता रहा है हमारा r2, ठीक। और हम लोग लिख सकते हैं r1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप लिख सकते हैं। r2 क्या लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप लिख सकते हैं। ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं, position vectors of particle पर ये t बराबर 0 पर है और ये t बराबर b पर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि लेट और 3 dimensional force is applied on the particle। उसी कारण यदि हम f
थ्री डायमेंशन तो क्या लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जी कैप प्लस एफ जी जी कैप सब लिखते हैं। आप चूंकि थ्री डायमेंशन फोर्स लगा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वन डायमेंशन फोर्स लगे लेकिन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट थ्री डायमेंशन, क्या ऐसा पॉसिबल है? दिमाग समझ रहे हैं? पार्टिकल का फोर्स वन डायमेंशन में लगा, मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगा, वन डायमेंशन फोर्स हुआ, लेकिन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फोर्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो एक्स वाई और जेड तीनों में चेंज हो रहा है, तो उस तरह से हाँ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पार्टिकल पर एक डायमेंशन वन डायमेंशन में फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट वन डायमेंशन में ही होगा, इसका मतलब वर्क भी वन डायमेंशन में होगा होगा। तो वर्क के पास भी डायरेक्शन है क्या? तो कैसे कह सकते हैं वन डायमेंशन पर? बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ऐसे सवाल आपके ध्यान में उठते हैं? क्या ऐसे सवाल आपको नींद से उठा देते हैं? क्या कभी ऐसा सवाल आपके आपके सर में या आपके सोचने या सब कॉन्शियस माइंड में कल्चर बताता है? क्यों? क्योंकि आप कभी सोचते नहीं, कितना आराम दिया है, लेकिन ये बोलेगा मैं आपसे कुछ काम करवा हो सकता है। मैंने आपको अभी तक जो कुछ पढ़ाया है बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन नेगेटिव नहीं, मतलब आप ऐसा पूछ सकते हैं जैसे हम पूछते, ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव वर्क, नॉन कंजर्वेटिव वर्क, ठीक है? उसको भी समझेंगे हम लोग, उसका बेस है, फिर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे की तरह, ठीक है? तो हम जो लास्ट बात कह रहे थे कि यदि वन डायमेंशन फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट भी वन डायमेंशन में होगा, ये सही है। उसी कारण जो भी वर्क होगा, ठीक है, वो सारा चीज ऐड हो करके आता है, और वो सारा ऐड हो करके आएगा तो वन डायमेंशन वर्क नहीं होगा, इतना अमाउंट का वर्क होगा, ये कहा जाएगा, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो जो भी रिजल्ट निकल के आया, फोर्स लगा वन डायमेंशन में, डिस्प्लेसमेंट वन डायमेंशन में हुआ, उनका जो भी रिजल्ट निकल के आया वो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हुआ ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ? वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है आगे तो डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, पढ़े कभी आपको? तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो आपको डायरेक्टली बताएगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम is equal to negative change in potential, ठीक है? कैसे होगा इस बात को हम लोग समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एनर्जी को समझना जरूरी है, एनर्जी वर्क के साथ कैसे रिलेट करता है वो समझना जरूरी है, और काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है वो समझना जरूरी है। अभी हम लोग मैकेनिक्स में रहेंगे तो हम लोग दो तरह का एनर्जी देखेंगे, एक काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल। अभी और हम किसी एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम लोग मसल्स एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम लोग केमिकल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं करेंगे, ये सारी एनर्जीज पे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे, दो एनर्जी को, काइनेटिक और पोटेंशियल की बात। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है क्योंकि वर्क होगा तो ही एनर्जी के फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? नहीं पहना है, नहीं पहना है, तो ये सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग अभी ध्यान दिए। हाँ, चलिए पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता है, किसी और चीज पे तो ध्यान रहे। अब ठीक है, ये तो भविष्य बताएगा, समझ गए बात को? तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन जो होता है वो वर्क करता है, ठीक है?
अभी छोटे एग्जाम्पल देके बताएंगे, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। क्वेश्चंस बनाइएगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा हमको एक चीज बताइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं ना? destroyed, it can be converted into forms। समझ गए? तो कौन करेगा कन्वर्ट? वर्क करेगा। तो वर्क कैसे करेगा? यानी कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना? काइनेटिक एनर्जी का फोर्स से कुछ रिलेशन है क्या? के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, उसका फोर्स से कोई रिलेशन है क्या? फोर्स का वेलोसिटी से कोई रिलेशन है क्या? हाँ, फोर्स का वेलोसिटी से क्या रिलेशन है? F इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए फोर्स एक्सटर्नल एक नेट फोर्स देना पड़ेगा। F मतलब नेट फोर्स। एक होता है कार, एक होता है मारुति सुजुकी 800 या फिर मारुति ऑल्टो। ऑल्टो का नाम सुने हैं? एक होता है कार, एक मारुति ऑल्टो कार। दोनों में क्या अंतर है? उसी तरह एक होता है फोर्स और एक होता है नेट फोर्स, है ना? नेट फोर्स मतलब सारे फोर्सेस का समेशन कुछ है, वो जीरो नहीं है। अब यदि आप कह दिया कि फोर्स बराबर एम डीवी अपॉन डी टी, इसका मतलब फोर्स जीरो भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, एक नेगेटिव एक्स में लग रहा है, दोनों का समेशन जीरो भी हो सकता है। तो उस केस में नेट फोर्स की बात करेंगे। तो यहां अंडरस्टूड है एफ बराबर एम डीवी अपॉन डी टी, मतलब एफ क्या है? नेट फोर्स। यानी कि यदि बॉडी का वेलोसिटी चेंज करना है तो वेलोसिटी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी में यदि चेंजेस आएगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? होगा। ठीक, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। आप लोग तो तभी भी ठीक बोल रहे हैं। एक हमारा जस्ट इससे पहले वाला बैच था, बोलता है सर एमडीएच, सर उसका मसाला सबसे बेस्ट होता है सर। हम बोले हाँ। हाँ, उसका कहना है। तुम क्या उसको रिसर्च की हो क्या लैब में? क्या? ओह, वो तो आसाराम क्या बोलते हैं उनको, रामदेव बाबा भी कहते आ रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, उससे कैंसर हो जाएगा। करते हैं? बताइए। चलिए इस पर नहीं आते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पहले ही बोला था, सारे फिजिकल क्वांटिटी का पिताजी है फोर्स। मैंने बताया था ना, अभी तक आप जितने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं या आगे जाके जितने पढ़ेंगे, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फोर्स। वो वो एक ऐसा फोर्स है, जो ऐसा फोर्स है जो फोर्स होने से पहले भी था, फोर्स होने के समय भी है, और जब फोर्स नहीं पढ़ेंगे तो भी होगा। बात को समझ में आया? नहीं आया? जैसे भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठ के नहीं बोलते हैं, मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। समझ गए तो ताली बजाते हैं लोग, नहीं समझते तो आप ही की तरह मास्टर गौर से देखते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अब उस पर नहीं जाएंगे, वो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, बुद्धि युक्ते जहां ते उभे सुदृष्टते, ऐसे नहीं बोलते हैं? तस्मात योगस यगस्य कर्म सुकौशलम। अरे हो गया, पहले बात तो सुन लो। कर्म योग है उनके मुताबिक, बहुत लंबा चीज है। अब योग पर 1 घंटा चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसकी बात नहीं करनी है, चलिए इस पर फोकस करना है। समझ गए? अच्छा एक चीज और हम आप लोग से कहना चाहते हैं, मेरे क्लास में तो हिम्मत नहीं होती है, लेकिन केमिस्ट्री क्लास में और खास करके स्पेशली बायोलॉजी के क्लास में स्टूडेंट बैठ करके और नीचे से मोबाइल निकाल के मोबाइल यूज करते रहते हैं। क्या? आज ही आए हैं, चलाए हैं, आज ही पकड़े गए हैं।
और उसके बाद फिर बोलिएगा कि क्लास बोरिंग हो जाता है। देखिए मेरे पास जितने शस्त्र हैं, अस्त्र और शस्त्र में अंतर समझते हैं? अस्त्र और शस्त्र, अच्छा छोड़ दीजिए, वो नहीं समझ पाइएगा, छोड़ दीजिए। मेरे तुरीन में जितने वाण हैं, वाण नहीं वाण, मेरे तुरीन में जितने वाण हैं वो आपको एंटरटेन करने के लिए काफी हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि सबके पास उतनी तुरीन में वाण हो, ये जरूरी? ठीक है, इसीलिए मन लगाइए, मस्तिष्क और अपने बुद्धि को एक जगह लाइए, मन लगाइए और फोकस होकर पढ़िए, समझ गए? नहीं तो फिर आपको मन नहीं लगेगा। सब्जेक्ट पे मन लगाइए, सब्जेक्ट, सिस्टम, इसमें मन लगाइए। इंजीनियरिंग में सिस्टम बोलते हैं, मेडिकल में सब्जेक्ट बोलते हैं, नहीं समझे? आप जिसको पेशेंट मानते हैं, डॉक्टर उसको क्या मानते हैं? सब्जेक्ट मानते हैं। हम लोग अच्छा अच्छा, हाँ आइए। चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यही एक इंपॉर्टेंट चीज था जिस कारण से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था। ये इतना पैशनेट किया, इतना जबरदस्त चीज था। आप सोचिए कि ये वो चीज है, आप लोकोमोटिव देखा है आपने? लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मतलब उसको इंजीनियरिंग में लोकोमोटिव बोलते हैं, आप लोग उसको ट्रेन का इंजन बोलेंगे, ठीक है? ट्रेन का इंजन, उसके तीन मेनली कंपोनेंट होते हैं। पहला बॉगी होता है, बॉगी बोलते हैं व्हील के अरेंजमेंट को, जहां व्हील्स लगे होते हैं एक लाइन से, तीन इधर तीन इधर, 6 व्हील का एक अरेंजमेंट हो गया। यही अरेंजमेंट को बॉगी बोलते हैं, और यही बॉगी पीछे भी होता है। जब लोकोमोटिव क्या करता है, कोचेस को क्या करता है, या तो पुल करेगा या तो पुश करेगा। आपने जब भी देखा होगा तो वो कौन सा एक्शन में होगा? पुलिंग एक्शन में होगा। लेकिन जब हिल स्टेशन पे जाते हैं, वो कोचेस जब हिल स्टेशन पे जाते हैं तो एक पुल करता है और एक पीछे इंजन होता है, वो पुश करता है। दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होता है। जितना आरपीएम ये डेवलप कर रहा है, उतना ही आरपीएम वो डेवलप करेगा। मेरी बात को समझ पाए? तो हम ये बात इसलिए छेड़े थे कि जब हम बहुत छोटे थे, तो जब पटना जंक्शन पे हम रुके हुए थे फैमिली के साथ, तो वो जब ट्रेन आ रही थी ना, सिर्फ इंजन आ रहा था, जिसको लोकोमोटिव बोलते हैं, इंजन आ रहा था, पूरा प्लेटफॉर्म हिल रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, प्लेटफॉर्म हिल रहा था, और उस वो बनाने वाला इंसान ही है जो कि इतना हेवी इंजन बनाया उसने, बनाने वाला तो इंसान ही है। एक होता है WAP, आप कभी भी ट्रेन में चढ़ेंगे तो उसके इंजन, जो फ्रंट इंजन है ना, लोकोमोटिव जिसको बोलते हैं, उसमें WAP 4 लिखा हुआ होगा, ठीक है? और जिसमें गुड्स जा रहेंगे, जो बॉगीज में गुड्स जाएंगे, उसमें लिखा होगा W 7 कैटेगरी से होता है वो, WAP 7, ठीक है? अभी लेटेस्ट जो है इंडिया के पास WAP 9 है, ठीक है? ये 6000 हॉर्स पावर डेवलप करता है, 6000 हॉर्स पावर। WAP 9 स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी है, वहां से लिया गया है, ठीक है? समझ गए? तो उसमें हमको बहुत वो चीज एकदम अच्छा लगता था, इसीलिए जब मैंने इंजीनियरिंग किया तो पूरे के पूरे 1 साल CLW मतलब जानते हैं? CLW, चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जहां पर इंडिया का एकमात्र वो एक इंडस्ट्री है जहां पर कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाए जाते हैं। इंडिया में मात्र एक जगह है वो, ठीक है? वहां पर मेरा 1 साल का ट्रेनिंग हुआ था। तो मैंने सारे उसके 47 शॉप है अलग अलग वेज में, वहां पर मैंने ट्रेनिंग लिया था कैसे बनता है लोकोमोटिव।
ठीक है। और व्हील्स के अरेंजमेंट को जो जिसको बॉगी बोलते हैं, वहां इंडक्शन, वहां पर ट्रैक्शन मोटर कहते हैं उसको, पूरा ड्राइंग है मेरे पास उसका। ट्रैक्शन मोटर उसको लगा करना, उसको लिफ्ट करके लगा करना 5-6 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, वो घूमता रहता है। और वो जब वो टेस्ट पास कर लेता है तब उसको कोच में जोड़ा जाता है। होता है पेंटोग्राफ, ऊपर देखे हैं पेंटोग्राफ? पेंटोग्राफ जैसे लोकोमोटिव के ऊपर में होता है और वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है और ऊपर में वायर से कनेक्ट होता है, उसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। काइनेमेटिक लिंक्स बोलते हैं उसको। वो एनर्जी लेता है, वो एनर्जी लेता है और एसी जनरेटर होता है वहां, उसको वो पावर देता है और उसी से बॉगी, जो कोचे, जो बॉगी हैं जिसके पास व्हील्स अरेंजमेंट है, वो घूमना शुरू होता है, लोकोमोटिव आगे बढ़ता है। समझ गए? जानते हैं आप लोग? और ध्यान से देखेंगे तो लोकोमोटिव में जहां फ्रंट बॉगी होता है, जो आगे जा रहा है तो फ्रंट बॉगी है, उसके साइड में ना सैंड बॉक्स होता है, छोटा सा। साइड से देखेंगे तो दिखेगा सैंड बॉक्स, और उसमें एक पाइप लगाकर ऐसे छोड़ा हुआ रहता है। जब कभी हिल स्टेशन पर लोकोमोटिव जा रहा होता है और उसने वो आगे मूव करना चाह रहा है लेकिन स्लाइड कर जा रहा है नीचे, पानी उनी होने के कारण, तो वहां से सैंड को रिलीज किया जाता है। सैंड गिरता है उस पर और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। व्हील और ट्रैक के बीच में, व्हील और ट्रैक के बीच में सैंड दो साइड में लगा रहता है, वो गिराया जाता है ऐसे, वो वहां से बटन प्रेस करता है, दोनों सैंड से, दोनों पाइप से सैंड गिरते हैं और जो ट्रैक है और जो व्हील है उनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दिया जाता है, जिससे वो फिसलता नहीं है, स्कीड नहीं करता है और धीरे धीरे लोकोमोटिव ऊपर आगे बढ़ता है। समझ गए? ये सारा चीज इंजीनियरिंग में होता है और जितना मैंने बताया वो इंजीनियरिंग का 1% भी नहीं है। ठीक है? क्योंकि सब चीज हम आपको बता नहीं सकते। आप पूछेंगे सर ट्रैक्शन मोटर काम कैसे करता है, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा एसी करंट और एसी जनरेटर सब पढ़ना पड़ जाएगा। समझ गए? चलिए आइए, इतनी कहानियां इसलिए कि थोड़ा आप लोग को समझ में आए, इंटरेस्ट आए कि इंजीनियरिंग क्या चीज है। जो हम जाने हैं वो आपको बताए। आप क्या बोल रहे हो? आ? क्या चेंज करने जा रहे हैं? तुम वो कर लो। हाँ, यदि गलत ऑपरेशन हुआ पब्लिक बहुत मारता है, खदे खदर के मारता है एकदम। हाँ, अच्छा, हम लोग में तो टाइम रहता है। हम लोग में देखिए, डॉक्टर को नेक्स्ट टू भगवान कहा जाता है, तो जिम्मेदारियां भी इंजीनियर से 10 गुना ज्यादा होती हैं। ना सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना आपका कोई पर्सनल लाइफ होगा यदि आप एक बेस्ट डॉक्टर बनिएगा तब। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो ना सोने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, ना उठने का ठिकाना है, ना कहीं छुट्टी में जा सकते हैं। इमरजेंसी में कब आपको बोल दिया जाएगा, आपको वहीं सोने होने का सारा व्यवस्था रहता है। क्योंकि ये जो सर्विस है, मेडिकल सर्विस, इट इज मतलब ये मतलब नोबेल में भी नोबेल है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि नेक्स्ट भगवान है। लेकिन कितने डॉक्टर इस जिम्मेदारी को समझते हैं? आज के समय में डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर जो लिख दिया ना दवाई, जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है, खुद नहीं एक्सप्लेन करेगा, उसका असिस्टेंट एक्सप्लेन करेगा। और वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, बोलेगा जाइए वहां से दवाई ले लीजिए। ठीक है? आप बोलेगा सर ये क्या लिखा, अरे जाइए ना वहां, समझिए ना, उसके पास बड़ा दिमाग लगा रहे हैं। आपको लगेगा कि अपने बीटेक की डिग्री को इसके सामने लाना चाहिए और इसे फाड़ देना चाहिए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा घपला, ठीक है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वो सिस्टम कैसे काम करेगा? कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। करेगा कि नहीं करेगा? और वही आज का पूरे पटना में आप खास करके देख लीजिए, पूरे पटना में 95% डॉक्टर चोर हैं। पैसे के लालच में जितना उन्होंने अपने पढ़ाई में लगाया, उनके पेरेंट्स ने, वो चाहते हैं कि 10 साल में क्यों, 6 महीना में क्यों ना खींच ले इतना। 10 साल कौन देखा है? हो सकता है हम ही को ब्रेन ट्यूमर हो जाए। ठीक है? आज कोई भी एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली आदमी, यदि कुछ सीरियस इशू हो जाए
तो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता वो, ठीक है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, एनके दुबे एक यूरोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, गलती से भी मत जाइएगा, वो पेशेंट देखता ही नहीं है, उसका असिस्टेंट देखता है, पेशेंट को वहां बैठाए रखता है और सिर्फ उसका रिपोर्ट दिखता है। और रिपोर्ट यदि 2 दिन के पहले का है, मतलब आज देख रहा है 26 तारीख है, यदि 22 तारीख का रिपोर्ट है तो नहीं देखेगा, वहीं पर टेस्ट करवाएगा सारा, बोलेगा ये सब आउटडेटेड हो गया है, सारा टेस्ट खुद कराएगा और सारा टेस्ट कराने के बाद बोलेगा कि आप ये दवाई लीजिए, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार कीजिए, ठीक है। वो मतलब वो एक ऐसा डॉक्टर है जो पेशेंट ही नहीं देखना चाहता है। डॉक्टर एनके दुबे यूरोलॉजिस्ट हैं वो आज के समय में डॉक्टर के नाम पे कलंक है वो, ठीक है। और मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, इसलिए हम बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं इस बात को। और वहीं आप चले जाइएगा केदुवईपुरी में सिला यूरोलॉजी है, और उसके जो वहां पर डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर अमिताभ कुमार सिन्हा, वो इस धरती पर भगवान के समान है। आपने भगवान नहीं देखा है तो उस इंसान को देख लीजिए, वो भगवान है। एक ने मेरे पिताजी को लगभग मार ही दिया और एक ने मेरे पिताजी को मरते मरते बचा लिया, समझ गए। तो मेडिकल फील्ड बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज है। यदि आप सही तरीके से काम करिएगा तो जैसे मेरे मुंह से निकल रहा है उसके लिए भगवान और उसके लिए चोर, आपके मुंह से भी आपके लिए बारे में भी लोग बोलेंगे, है ना। इंजीनियरिंग में बच जाइएगा, पुल गिरा, कौन इंजीनियर था उस समय खोजा जाएगा, पता चला कि वो अभी संन्यास धारण कर लिया है और अभी वो वृंदावन में बांसुरी बजा रहा है, हो सकता है। डॉक्टर को छुट्टी नहीं है, समझे। इसलिए डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं और डॉक्टरों को पढ़ना भी सबसे ज्यादा पड़ता है, ठीक। और जिम्मेदारियों का जो खुशी है वो भी सबसे बड़ा है। जैसे आप किसी पेशेंट को ठीक कर दिए, आपको जो आत्मा को संतुष्टि मिलेगा वो कोई उसका मुकाबला नहीं है। लेकिन ये कब होगा, जब आप सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, सबसे पहली बात बताते हैं, आर्टिस्ट को छोड़ दीजिए, एकदम बहुत जनरल बात करते हैं। शाहरुख खान को अभी हम जानते हैं, आप लोग शाहरुख खान का एक्टिंग आप पसंद करते हैं, 90% लोग पसंद करते हैं, इसलिए हम जनरल बात कर रहे हैं। जो लोग पसंद करते हैं, कभी सोचने की कोशिश किए हैं कि शाहरुख खान ने जो एक्टिंग किया जिस फिल्म में, आप उस फिल्म के एक्टिंग को पसंद कर रहे हैं, उसके फिल्म में एक्टिंग करने से पहले कितना हजार घंटा उसने मेहनत किया होगा। वो कितना हजार घंटे की मेहनत को आप नहीं जानते हैं, सिर्फ कितने हजार घंटे की मेहनत का जो परिणाम है उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो कितना हजार घंटे की जो मेहनत है उसका जो परिणाम है वो आपके सामने है, इसलिए आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया एक्टर है। जो इतने हजार घंटे मेहनत नहीं कर पाए वो आज फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है या किसी भी फील्ड में नहीं है। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंट होकर के लगातार मेहनत करना। और हम पहले भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे कि नीट निकाल लेना अपने जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीट निकालना तो एक अध्याय है, एक चैप्टर है, इसके बाद तो मेन कोर्स शुरू होगा, समझ गए। और जीवन पर्यंत तक होगा, कभी भी रुक नहीं सकते हैं आप, कभी भी रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि रुकिएगा उसी दिन कहानी खत्म, समझ गए। इसलिए आप सोच रहे, यदि गलती से सोच रहे हो कभी भी कि नीट क्वालिफाई कर लेंगे, 680 मार्क्स आ जाएगा, उसके बाद मेरा जीवन बहुत रिलैक्स हो जाएगा, तो नेक्स्ट मूर्ख हो रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता है, उसके बाद लाइफ शुरू होगा। और मात्र 6 साल पढ़िए, उसके बाद पढ़ने की आदत पड़ जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और इंजीनियरिंग में कहा जाए तो इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है। अच्छा करना चाहते हैं तो, यदि बस जीवन काटना चाहते हैं कि बस कट जाए जिंदगी, हाँ, एक फिल्म का गाना है ना, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन जीवन कट जाए, सिर्फ बस कट जाए, बस किसी तरह एक घर हो जाए, किसी तरह एक गाड़ी हो जाए, किसी तरह ये सामान हो जाए, तो किसी तरह जो लगा हुआ है ना, वो ये बता रहा है कि आप कर्म से हीन हैं। जो कर्म से हीन है तो उनको तो बस किसी तरह का ही सोच रहेंगे। आप जहां पर सपना देखते हैं ना, जो मेहनती इंसान है उसको छोड़ देता है,
एक फिल्म का डायलॉग है, आप लोग ने नहीं देखा होगा, आपके जन्म से पहले का फिल्म है, मीनिंग बताइएगा इसका। एक शराब पीने वाला आदमी है और एक बार में बैठा हुआ है, ठीक है, तो बार को उर्दू शब्द में क्या कहते हैं? हाँ, मसाला तो हिंदी शब्द है, मैं खाना बोलते हैं उसको, मैं खाना, उसको उस उर्दू शब्द में जहां बार होता है, जहां लोग शराब पीते हैं, उसको मैं खाना बोलते हैं, ठीक है। और पैमाना तो समझ ही रहे हैं, जितना ग्लास में शराब है उसको पैमाना बोलेंगे, ठीक है। तो वो कहते क्या है, शराब की वो एक पैक देख करके वो बोल क्या रहा है कि आज इतनी शराब नहीं पैमाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे मैं खाने में। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब उस आदमी का दिन ऐसा बीता, खराब हो गया दिन उसका, कि आज जितना वो शराब छोड़ दिया करता था जब पैसे वाला था तब, वो आज उतना शराब उसमें है भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए फिर से याद कीजिए, आज इतनी शराब नहीं पैमाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे मैं खाने में। समझ गए? तो कहने का मतलब यहां से अलग है थोड़ा, वो ये है कि जितना एक मेहनती इंसान छोड़ देता है ना, उसका 1/3 भी जो मेहनती नहीं है पाने के लिए तरस जाता है। जैसे रोमन सैनी का नाम सुना है आपने? रोमन सैनी अन अकेडमी का फाउंडर है वो, ठीक है। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट दिया, जो उसमें AIPMT बोला जाता था, आज नीट बोला जाता है उसको, AIPMT बोला जाता था। अटेम्प्ट में नीट दिया, मतलब AIPMT दिया, रैंक 1, दिल्ली एम्स से उसने MBBS किया। रैंक 1 लाइएगा तो दिल्ली MBBS मिलेगा, दिल्ली एम्स, पूरे इंडिया का मक्का मदीना है वो। गए कभी? नहीं, नहीं गए, जाइए। हाँ, अच्छा जाइएगा। हम हौसखास में रहते थे, हौसखास में IIT दिल्ली है, उसी से थोड़ा आगे जाकर टर्न करने में है, वहां से आधा 1 किलोमीटर का है। हम कई बार गए वहां। एक बार, अरे तो इलाज कैसे होगा पेशेंट का, जाने नहीं देगा तो हॉस्टल से सब जा सकते हैं आप। तो हुआ क्या कि हमको दांत दिखाना जाना था, हाँ नजदीक था तो चले गए। हाँ, उसका सारा सिस्टम है। मेरा टोकन नंबर 25 26, मेरा 51 था, तो 51 को बुलाया गया, ऐसे लेटा, ऐसे करके था, उसको लेटाया गया। हम बोले सर आप ही डॉक्टर हैं, क्या लगता है तुम्हें? हमने नहीं कुछ, मुंह खोलो और खोलो। हमने सर बैठ ही जाइए इसमें, उसके बाद ठीक कीजिएगा। बैठ ही जाइए, बढ़िया से ठीक कर पाइएगा। उसके बोला ये नहीं मानेगा, एक बड़ा सा जॉल आके मुंह ठूस दिया। अब नहीं चाहते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं हम, मुंह से है। अब हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब थोड़ा देर वो ऐसा करके वो चला गया। हम बोले अब जो आएगा उससे कैसे पूछेंगे कि डॉक्टर हो कि नहीं तुम। उसने फिर दांत कुछ साफ उफ किया, उसका कुछ मेडिसिन दिया। अब फिर बोला 3 साल बाद आइएगा, पेशेंट्स के इतने लाइन है वहां। बोला सर 3 साल तक? बोला कार्ड है इसमें, ये कार्ड लेके आना। हम बोले 3 साल ये कार्ड रह जाएगा, हमारा पता नहीं है। हम थोड़ी ना वहां पर घर बसा के वहीं रह रहे हैं क्या, हम वहां पढ़ाई के लिए गए थे, तो ऐसे ही चल रहा है वहां। लेकिन हाँ, सिस्टम ठीक है वहां, और मेडिसिन का भी फ्री में जहां मिलता है, तो वो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो लोग लेते हैं, ठीक है। तो रैंक 1 आया उसका, उसको एम्स दिल्ली मिला, ठीक है। एम्स दिल्ली के जस्ट सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है, वो स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 5 साल में उसका MBBS हो गया। 21 साल या 22 साल की उम्र में जब वो MBBS कंप्लीट करने वाला था, कंप्लीट करके ही उसने UPSC एग्जाम दिया, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। UPSC एग्जाम मतलब सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं होता है, वो 50 तरह के एग्जाम लेती है, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी लेती है। तो UPSC सिविल सर्विस का एग्जाम दिया, उसमें रैंक 1, ठीक। ज्वाइन किया, 6 महीना ट्रेनिंग किया, छोड़ दिया, जाओ।
नहीं, अगले साल फिर ज्वाइन करा देते हैं लोग, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि लोग तरसते हैं रैंक 1, तरसते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, और उसने रैंक 1 होकर छोड़ दिया। पता है ना, उसको पता है, और वो बोलता है कि एक गेम है, कोई गेम है, वो ऑनलाइन चैलेंज करता है, एक गेम में उसको कोई हरा देगा तो उसको 10,000 रुपए दे देगा वो। हाँ, बस तो गेम है, थोड़ी रियल लाइफ का गेम थोड़ी ना है। गेम मतलब उस गेम में भी वो एक्सपर्ट है वो। कभी आप उसको वीडियो सुनिएगा तो पता चलेगा आपको। सर्च कीजिएगा रोमन सैनी, छोटा सा चश्मा पहनते हुए, मेरे से भी ज्यादा छोटा हाइट का आदमी है, ठीक है, समझ गए। तो वही बात है, जो लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं उस चीज को पाने में, कुछ लोग उस चीज को छोड़ करके आगे की सोचते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा था, क्या तो नाम है उनका, एक भूल रहे हैं, बहुत अलग नाम है। आइए इसको कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कहानी तो बहुत सारे हैं, कहते रहेंगे तो बहुत कुछ कह देंगे, बहुत कुछ कह सकते हैं। इस लगभग 38 साल की उम्र में मैंने इतना कुछ अपने जीवन में सीखा है, इतना कुछ सीखा है, यदि हम बताने जाएं तो कम से कम कितना 76 ईयर्स लग जाएंगे। आ? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारे बातों का कंक्लूजिंग पॉइंट ये है कि मैंने भगवत गीता भी पढ़ा, इसलिए बता रहा हूं कि सारे बातों का कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि यदि आप समाज से, सोसाइटी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आपका जीवन बेकार है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, यदि कुछ करेंगे भी तो खुश नहीं रह पाएंगे। सोसाइटी से यदि आप कनेक्ट नहीं हैं, सोसाइटी के लिए सोच नहीं पा रहे हैं, या सोसाइटी को कोई आप अपनी तरफ से हेल्प नहीं दे पा रहे हैं, तो आप जीवन में कुछ भी हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, कितने भी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आप धीरूभाई अंबानी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी जिंदगी जो है, या अच्छा मौत जिसको कहेंगे, वो तो रतन टाटा को ही मिलेगा, ठीक है, मुकेश अंबानी को नहीं मिल सकता, ठीक है। जो अपने जीवन का 60%, अपनी कमाई का 60% एजुकेशन और हेल्थ में खर्च कर दे, समझ गए। ये सोच जो है ना, ये सबसे बड़ी सोच है, जो इंसान के जीवन से भी बड़ी सोच है, और उसका जीवन ही सुखी रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और भगवद गीता में भी यही कहा ही गया है। और यही चीज के लिए आप जब सोचेंगे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। आप सिर्फ अपना पॉकेट भरने के चक्कर में रहेंगे तो आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। आइए चलिए, इसलिए कहते हैं अब समय है, आपके सामने ऐसा हुआ है, आप रतन टाटा का ऑटोबायोग्राफी निकाल के देख लीजिए, बुक निकालिए, पढ़िए, उसको सीखने को मिलेगा रतन टाटा का। और मैं एक चीज और बहुत बहुत ही ऑनेस्टली की बात को कह रहा हूं कि एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पूछा जाए कि आपने कभी भगवान को देखा है कि नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? भगवान को देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है, और ये मैं बहुत ही प्राउडली और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। जो भगवान को मैंने देखा है, उस भगवान का नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। हाँ हाँ, रियल लाइफ में वो आए थे, दरभंगा आए थे, पटना भी आए थे, दूर से ही देखे हैं, लेकिन हाँ, उस व्यक्ति को मैंने देखा है। और उस व्यक्ति का एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑडियो में यूट्यूब पर है, आप 1 घंटे का है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनका ऑटोबायोग्राफी है, किनका है वो? एपीजे अब्दुल कलाम का है। और नरेशन किसके थ्रू किया गया है? गुलजार के थ्रू। आप सुन के देखिए, आपका रोआ नहीं खड़ा हो जाएगा शरीर का, तो आप भूलिएगा। भगवान की, जो हम भगवद गीता के अनुसार बता रहे हैं, जो भगवान की अपनी शैली होती है, अपने बात करने का तरीका होता है, अपने बैठने का तरीका होता है, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियां भी अलग होती हैं, वो सारा कुछ भगवान से मिलता है। आप वो ऑटोग्राफी पढ़िएगा ना, विंग्स ऑफ फायर का ही बना हुआ है वो, आप पढ़िएगा, सुनिएगा, तो आपको लगेगा कि क्या है ये। पहला ही बात लिखा गया है, ना मेरे पास धन है, ना दौलत है, ना मेरे पास परिवार है, ना मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ
मेरा नाम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो किताब है, यदि इससे किसी दूर दराज के एक छोटे से बच्चे को भी कोई प्रेरणा मिलती है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये सोच जो है ना, ये सोच ही तो आदमी को अलग बनाता है। आप कभी सुन के उस ऑटोग्राफी को सुनिएगा जरूर, ये गुलजार का लिखा हुआ है, और उसके बीच बीच में जो छोटे छोटे म्यूजिक हैं, जबरदस्त अल्टीमेट म्यूजिक है वो, अल्टीमेट म्यूजिक है वो, और वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, उसी में मिलेगा। ठीक है, सर्च कीजिएगा और ध्यान में जरूर रखिएगा कि हो सकता है उसका कॉपी अलग बन गया हो, लेकिन गुलजार साहब की आवाज में उनका ऑटोग्राफी पढ़िएगा, तब आपको बहुत मजा आएगा। सुनना है, बड़े सुनना है वो। ठीक है, चलिए, इसलिए कहते हैं कि भगवान हैं और इस धरती पे हैं। उन्हीं का एक अवतार रतन टाटा भी थे। ठीक है, आइए चलिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, तो R1 हो गया जब t बराबर 0 था, R2 हो गया जब t बराबर t टाइम था। ठीक, और हमने क्या माना कि पोजीशन में जब चेंज आएगा पार्टिकल के, तो पार्टिकल के पोजीशन में चेंज कब आता है? जब पार्टिकल के पास मोशन होता है। पार्टिकल के पास मोशन होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो फोर्स की बात ही नहीं होगी, लेकिन यदि कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा है तो फोर्स की बात होगी। F बराबर m dv अपॉन dt। ठीक, तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स के कारण पोजीशन में चेंज आया। अब हम यदि बात करें चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन की बात करें तो डेल्टा आर होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1। R2 कितना है? तो X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप और प्लस Z2 Z1 की कैप। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया ये। ठीक, तो हम वर्क निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप हमको एक चीज बताइए, ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? अभी पता नहीं चलेगा, जब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग तय होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा। अब हम लोग बात करते हैं लेट dr be the small elemental displacement covered by the particle in time duration, कितना? dt। ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है dr, कितने टाइम में? dt टाइम में। तो वो dr क्या कहलाएगा? dr बराबर होगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। होगा ऐसा? होगा तीनों डायमेंशंस में। यदि यहां पर पोजीशन हम कर ले तो x में होगा dx i कैप, ठीक है, और y में होगा dy और z में होगा dz। होगा ऐसे तीन अलग अलग डायमेंशंस में। अब क्या कह रहा है कि वर्क डन नाउ स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन बाय फोर्स F, तो dw होगा एलिमेंटल वर्क डन। एलिमेंटल वर्क क्या लिखेंगे? dw यहां लिख देते हैं। तो dw इज इक्वल टू क्या होगा? F डॉट dr होगा क्या? होगा, ये समझ पा रहे हैं? तो dw इज इक्वल टू fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप।
अच्छा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें पता है, करना आता है। तो इसके आगे अब जो अगला स्टेप है उसमें ध्यान से देखिए, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए। एक बच्चा पिछले बार पूछा, सर डी वाई एफ एक्स नहीं करेंगे क्या? आपके मन में भी ये प्रश्न है क्या? कुछ लोगों के होगा, हाँ यही तो हम पूछना चाह रहे थे। उत्कर्ष, मेरा सपना था कभी सपने में भी तुम अपना सपना पूरा कर लो। पूछ लेते एक बार कि सर यहां डाउट है हमको। मेरे आंसू एकदम ऐसे निकलते, यहां चश्मा है ना, ऐसे निकल रहे होते, प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्रेविटी ग्रेविटी को भी चैलेंज कर देता मेरा आंसू। लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया। हा? उस दिन क्या सोच के पूछे थे कि एक एक तीर से दो निशाना इसको कहते हैं, एक तरफ मास्टर एक तरफ पापा, दोनों इंप्रेस। क्या आज बायो क्लास क्यों छोड़ दिया? हाँ, हाँ सैटरडे था। देखिए, मॉर्निंग में जब आप लोग क्लास जब स्टार्ट होने वाला होता है तो हम तो अपना कुछ भी काम करें, कहीं टहलने भी चले गए तो कभी कुछ काम से निकल भी गए, मेरी वाइफ रेगुलर कैमरा पर देखती रहती है। आप सबको पहचानती है मेरी वाइफ, बाय फेस बाय नेम। कभी आप पूछ के देखिएगा, कभी मिले तो पूछ के देखिएगा, उसको सब पता है, कोई चीज छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, उसके मोबाइल में भी एक्सेस है, मेरे मोबाइल में भी एक्सेस है, 4 लोगों के मोबाइल में एक्सेस है इसका। ठीक है, और यदि आप सोच रहे होंगे कि कैमरा यहां लगा हुआ है हम वहां फुसफुस कर ले, नहीं समझे? वहां लगा हुआ है। कहने का मेरा मतलब ये, देखिए कोई ऐसा बात नहीं, कहने का मतलब ये कि आप जब भी ये सोचेंगे मन में कि अरे नहीं जाते हैं, सर को थोड़ी ना पता चलेगा, सब पता चलेगा। ठीक है, ये कर लेते हैं, सर को थोड़ी ना पता चलेगा। और ये क्यों रखा गया है? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पस। सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या अंतर है? मास्टर सवाल बड़ा करता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या अंतर है? बता दीजिए, नहीं तो फिर फ्रेशर फेयरवेल में पूछ लेंगे। पूछ तो हम सकते हैं। वो लोग पहले हाथ जोड़ दिया, नहीं ये लोग नहीं था, वो लोग पहले, ये लोग के लक्षण ही ठीक नहीं लग रहे थे। हमको लगा इन लोग को बुलाया कि कहीं हमारे जो गेस्ट है वो ना भाग जाए। कहीं वो बोलते सर इसी दिन के लिए बुलाए थे क्या? क्या? पता चला वो सबसे एक सर खुद ही डांस कर रहे हो, क्या बात है। चलिए बताइए, सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या है? कौन कह रहा है कि दोनों सेम है? आ? आ? बताओ सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है? बोलिए। हाँ सिक्योरिटी मतलब सिक्योर करना, सेफ्टी मतलब सेफ।
वाह, ओ भाई देखो किसने निकाला है ये आंसर। इसके मुताबिक इसके मुताबिक अब मर्द और औरत में क्या अंतर होता है? मर्द मर्द होता है, औरत औरत। अभी भी नहीं पता? देखिए, सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि बाहर कुछ, कोई बाहर का एलिमेंट है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। सिक्योरिटी उससे कंसर्न होता है, मतलब बाहरी कोई एलिमेंट है जो आपको आपको मतलब कि नुकसान पहुंचा सकता है, फिजिकली, मेंटली या इमोशनली, किसी तरह से भी वो आपको हार्म पहुंचा सकता है, वो एक्सटर्नल सोर्स है। सेफ्टी होता है जो आप अपने अपने डे टू डे लाइफ, मतलब अपने आसपास की चीजों से आप कुछ कर रहे हैं और उसमें कुछ गलतियां हो गई, मतलब जिसको इंसिडेंट कह सकते हैं। आप कुछ कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं और इसे ठोकर लग गया, तो एक छोटा ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको फिजिकली साइकोलॉजिकली हार्म हो सकता है, लेकिन वो आपकी गलतियों से हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम ऐसे जा रहे हैं और इसका एक टाइल्स नीचे गिर गया, ठीक है, तो ये सेफ्टी में आएगा, सिक्योरिटी में नहीं आएगा। सिक्योरिटी एक्सटर्नल एजेंट से बचाने की में यूज होता है। बात समझ पाए? नहीं समझे? समझ गए? ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं और ऑटो वाला रफ चला रहा है, तो ये सेफ्टी का पर्पस आ गया, आपको सेफ रखना है, ये ऑटो वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सेफ रखना है, ये सेफ्टी का पर्पस आ गया। मान लीजिए सपोज करें कि कुछ आप आगे जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं और वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है कुछ लोगों के बीच में, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी का पर्पस हो गया, ऑटो वालों को वहां नहीं ले जाना चाहिए, वहां से टर्न कर देना चाहिए, वो सिक्योरिटी हो गया, ये सेफ्टी हो गया। नहीं घुसा दिमाग में? इसका प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, ठीक है, होगा तो वो लोग जानते होंगे। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए इसको, लिखिए। उस दिन शिवम सर भी तो कुछ बता रहे हो थे ना, मतलब आपके डाउट ना होने पर मुझे डाउट है। समझ में आया सर? चलिए आगे बढ़े वहां से, सब लोग ध्यान से देखिए। अभी यहां पर क्या है, डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्स डी एक्स इन प्लस एफ वाई डी वाई और प्लस एफ जेड डी जेड, ठीक है। थ्री डायरेक्शन में अलग अलग हैं, ठीक है। यदि एक्स एक्सिस में कितना वर्क हो रहा है तो हम उसके लिए काउंट करेंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स। वाई एक्सिस में कितना हो रहा है तो एफ वाई डी वाई, और जेड एक्सिस में एफ जेड डी जेड, ठीक है। अब इसके अंदर पहला केस फर्स्ट रखते हैं, उसमें मानते हैं कि इफ एफ इज कांस्टेंट, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लगा बॉडी पर जिसका कारण से डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कांस्टेंट है, मान लीजिए, तो कांस्टेंट है, तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्यों करेंगे? तो फॉर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी,
मतलब ए से बी की कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के लिए जब पार्टिकल ए से बी जाएगा तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके लिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा 0 से डब्ल्यू। जब इसका आगे हम लिखते हैं तब आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा। एफ एक्स डी एक्स प्लस, ध्यान से देखिए, एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। तो जब ऑपरेटर कौन है, dx, इसके लिए बात करें तो ऑपरेटर dx है, तो इसलिए x1 जो होगा हमारा ये x इनिशियल होगा और कहां तक जाएगा, होगा ऐसा, क्योंकि ऑपरेटर dx है इसलिए लिमिटिंग वैल्यू x का रहेगा। अब यहां पर y इनिशियल जो रहेगा वो y1 होगा और y फाइनल जो होगा दैट इज y2 होगा, है ना। तो ये x y1 से y2 तक जाएगा, इंटीग्रेट होगा, और यहां पर क्या होगा, z1 से z2 होगा। अब यदि क्या माना है हमने कि f कांस्टेंट है, तो f कांस्टेंट होगा तब कब, जब fx भी कांस्टेंट होगा, fy भी कांस्टेंट होगा और fz भी कांस्टेंट होगा, तभी तो f कांस्टेंट होगा। यदि इन तीनों में, तीन अलग अलग कंपोनेंट्स में कोई एक कंपोनेंट भी वेरी कर रहा है तो f वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि f बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस xk कैप, तो x वेरी करेगा तो f वेरी कर जाएगा, जबकि x और y तो कांस्टेंट है, लेकिन x वेरी करेगा तो y वेरी कर जाएगा, f वेरी कर जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग f को कांस्टेंट नहीं मानेंगे। तो हमको ध्यान में रखना है कि f कांस्टेंट कब होगा, जब fx कांस्टेंट होगा। यहां पे लिख देते हैं साइड में, दिस इंप्लाइज fx इज इक्वल टू कांस्टेंट, fy इज इक्वल टू कांस्टेंट और fz इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा 0 से w, तो यहां w लिख सकते हैं, यहां fx dx इंटीग्रेशन x1 से x2 प्लस fy इंटीग्रेशन dy y1 से y2 प्लस fz इंटीग्रेशन dz, कहां से कहां, z1 से z2। ठीक है, अब हम dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो यहां fx, तो x और अपर लिमिट होगा x2, लोअर लिमिट x1 प्लस fy इंटू y, यहां होगा y1 और ये y2 प्लस fz, ये होगा z और ये होगा z1 z2। ठीक, तो फाइनली w इज इक्वल टू क्या आया, f x2 माइनस x1 प्लस fx और fy y2 माइनस y1 प्लस fz z2 माइनस z1। ये आया एक्सप्रेशन। ये वर्क का एक्सप्रेशन कब है, जब फोर्स कांस्टेंट है। ये कब आएगा, व्हेन f कांस्टेंट है। ठीक है, और जब f कांस्टेंट नहीं रहेगा तो कुछ उसके टर्म में आएगा। केस सेकंड, व्हेन f इज नॉट कांस्टेंट, तो उस केस में हम लोग को w यदि लेना होगा तो इंटीग्रेशन fx dx x1 से x2 प्लस इंटीग्रेशन fy dy y1 से y2 प्लस इंटीग्रेशन fz dz z1 से z2। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसका मतलब हेयर, यहां लिखेंगे हेयर देयर विल बी रिलेशन बिटवीन fx एंड x dx, या x के बीच में x और fx का कुछ रिलेशन होगा, या आप ऐसा समझ लीजिए कि वो वेरिएबल होगा तो उसके साथ रिलेट करेगा तभी तो। जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग फोर्स था, तो स्प्रिंग फोर्स में इसकी जगह पर हम kx लिख सकते हैं ना, kx लीजिए, kx यानी फोर्स जो है वो किसके टर्म में डिफाइन कर रहा है, x के टर्म में कर रहे हैं, यानी फोर्स इज फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर जैसे ये fx इज फंक्शन ऑफ x हो गया,
इसका मतलब है कि के एक्स में कुछ होगा, के बाहर हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, वहां से हम लिमिटिंग वैल्यू करके निकाल लेंगे। अदरवाइज हमको ये चीज निकालने में दिक्कत आएगी, कांस्टेंट तो है नहीं कि बाहर कर देंगे, अंदर ही रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ एफ एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, ना ही एफ वाई कॉन्स्टेंट है, ना ही एफ जेड कॉन्स्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकते। यहां पर कर सकते हैं जो फाइनल रिजल्ट ये आया, और यहां पर ऐसा कर सकते हैं एफ एक्स एंड एफ, क्या कह देंगे, एफ एक्स क्या एक्स वाई और जेड में रिलेशन होगा, ठीक है। देन वी कैन फाइंड द वर्क डन। अब क्वेश्चन कराएंगे तो और डिटेल समझ में आएगा। वर्क डन, इसको यहां तक पूरा लिख लीजिए, क्वेश्चंस कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा वो पूरा। वहां सपैठी से आज नहीं आया है, कोई नहीं है तुम्हारा दोस्त आज? नहीं तो ये लोग तो फिर अभी तो फिलहाल काम चला रहे हो ना, मेन दोस्त तुम्हारा ये लोग थोड़ी ना है। उत्कर्ष तुम तो 25 तारीख को निकलने वाले थे, हमको पता था। क्या? जब तक ग्रुप में मैसेज आता रहेगा तब तक पापा बुलाने वाले नहीं है। पापा की छुट्टी कब हो रहा है? ट्यूसडे को ना, बस हम भी ट्यूसडे को ही देंगे। मम्मी को बता दियो फिर। पापा गुस्साएंगे तब क्या बोले पापा? तो यहाँ से कहाँ जाओगे पापा के? हा? अच्छा अच्छा, तब ठीक है। यहाँ एक बकेट था, पानी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे f का यहां पर इस तरह से एक्सप्रेशन होगा, बताते क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे f बराबर यहां पर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस जेड 2z जे कैप प्लस एक्स आई कैप, ऐसा भी एक्स जे के कैप, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जो वाई स्क्वायर होगा ना, तो वाई का एक्स के साथ रिलेशन आएगा। जैसे 2 मिनट समझिएगा, जैसे ये y हो गया और ये x हो गया, तो मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है,
तो यहाँ y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ y और x के बीच में रिलेशन आया, तो यहाँ से y स्क्वायर आया ना, तो यहाँ y स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, x पे पावर 4, तो y स्क्वायर का वैल्यू x पे पावर 4 है, तो यहाँ x पे पावर 4 पुट करेंगे। पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है, ये पॉइंट को a मान लेंगे, ये पॉइंट b है, तो इसमें स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए गया आप, लेकिन इसमें पाथ चेंज करिए। ऐसा हम लोग करेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बायो क्लास में आज कितने, 3-4 ही लोग थे ना शायद, 2-3 लोग थे बस, एकदम पूरा क्लास खाली था। सर लिखाए जा रहे, लिख रहे सर, लिखते ही जा रहे हैं, ऐसा ही होता है बस, और क्या चाहिए। फिजिक्स ज्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें समझना ज्यादा जरूरी है। खुशी नहीं आई फिर, अब निकल गई वो छठ पूजा के बाद। हाँ, दीक्षिका चली गई, और कौन कौन चले गए। हाँ हाँ, सनी भी चला गया है, ईशान भी चला गया है। अच्छा, वैसे भी रेगुलर नहीं रहता है। पार्टिकल कोऑर्डिनेट 1,1,1 है, और यहाँ 2,2,2 है, ठीक है। मतलब ए से बी पार्टिकल डिस्प्लेस होता है, फोर्स जो एफ बराबर है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स इसलिए कि सारे कंपोनेंट्स उसके कांस्टेंट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, बाय द एक्सटर्नल फोर्स कह लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर ध्यान से सॉल्यूशन में देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि डी डब्ल्यू की बात करें तो क्या होगा, एफ एक्स आई का सॉरी एफ एक्स डी एक्स होगा प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड होगा, ठीक है। और चूंकि कंप्लीट वर्क होगा तो जीरो से डब्ल्यू के लिए देखेंगे तो इंटीग्रेशन जीरो से कहां से आएगा, 1 से 2 के लिए होगा इंटीग्रेशन, यहां भी 1 से 2 के लिए, यहां भी 1 से 2 के लिए, समझ पाए। देखिए यहां पर x कंपोनेंट पहला क्या है 1, तो यहां 1 हो गया, यहां 1 हो गया, और फाइनल कहां तक गया 2 तक। सपोज करें यहां पर 3 कर दिया जाता या 4 रख देते मान लीजिए, तो z कंपोनेंट यहां क्या होता, समझ गए। अब यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे w इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है 2 dx, 0 से सॉरी 1 से कितना है 2 है, प्लस अब एफ आई कितना है, तो इंटीग्रेशन 3 dy 1 से 2, और प्लस इंटीग्रेशन ये कितना है 4, और ये dz लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1 से लेकर 4,
तो यहां W इज इक्वल टू 2 और x का क्या होगा, dx का x होगा 1 से 2 प्लस 3y 1 से 2 और प्लस 4 इंटू जेड, कहां से कहां 1 से 4। तो फाइनल W इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1। फाइनल रिजल्ट क्या आया, W इज इक्वल टू यहां आ गया 1 तो 2 प्लस यहां कितना आया 3 और प्लस यहां कितना आएगा 12, तो कितना हो गया 15 प्लस 2 17 जूल। होगा इतना आंसर, सही है। पूरा कंप्लीट वर्क कितना होगा यदि पार्टिकल को ए से बी डिस्प्लेस करे किया जाएगा वो फोर्स के थ्रू 17 जूल आएगा, ठीक है। अब यदि इसमें कोई एक वेरिएबल हम ले, मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड है x प्लस, फोर्स का मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड है, और यहां से ले लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हो रहा है पॉइंट ए 1, 2, 3 और पॉइंट बी ये है 0, 1, 4, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 1, 1 कर देते हैं, 2, 3, 2 कर देते हैं, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसे मैच करा देते हैं कि आंसर आपको पता चले। अभी यहां पर इसको 1 रहने दीजिए, इसको 1 रहने दीजिए, और यहां 1, 2, 3 कितना है वैल्यू 2, 3, 2, 2, 3, 2। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कैसे करेंगे, सेम इसी तरह कर सकते हैं, सेम डाटा ले लिए हैं ताकि फाइनल आंसर आए तो पता चले आपको। अब हमको ये बताइए कि यहां पर इस जगह पे भी W यदि DW ले रहे हैं तो DW बराबर क्या आएगा FX DX आई कैप होगा, सॉरी, प्लस FY DY होगा प्लस FZ DZ होगा। और जब हम पूरा कंप्लीट वर्क लेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ये होगा 0 से W तो W आ गया, और यहां पर FX की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं X DX। लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेगा 1 से 2 प्लस FY कितना है यहां, तो यहां पर y स्क्वायर हो गया, और dy लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां y के लिए 1 से लेकर 3, 1 से 3 प्लस यहां इंटीग्रेशन z dz, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 से 2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, तो w इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर बाई 2, लिमिटिंग वैल्यू 1 से लेकर के 2 प्लस y के लिए लिखेंगे तो y स्क्वायर है तो y क्यूब बाई 3, लिमिटिंग वैल्यू कितना है 1 से 3 प्लस, अब इसको करेंगे तो z स्क्वायर बाई 2, लिमिटिंग वैल्यू 1 से 2 आ गया, तो यहां 1/2 बाहर, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/3, अपर लिमिट पुट करेंगे 3 पे पावर 3 माइनस 1 पे पावर 3 प्लस यहां 1/2 अपर लिमिट 2 तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो आ गया 1/2, यहां 4 माइनस 1 कितना होगा 3, और प्लस यहां 1/3 इंटू 9 माइनस 1 8, और प्लस यहां 4 माइनस 1 कितना है 3/2 होगा, ये 3/2 और ये 3/2 दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 3 प्लस, और ये कितना हो गया 8/3, एलसीएम लेंगे 3 तो 9 प्लस 8 17/3 जूल। ये आ गया वर्क डन। कुछ समझ पाए, इसको राइट डाउन कीजिए, एक दो क्वेश्चन और देते हैं।
एक कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? ये कितना होगा? 27 माइनस 1 होगा ना? ये कितना हो जाएगा? 26। तो यहां आ गया कितना? 26 आ गया। तो ये आ गया 9 प्लस 26 कितना होगा? 26 प्लस 9 35 होगा ना? हाँ, चलिए। लिमिटिंग वैल्यू कहां से? 0 से 2 जाएगा ना, और यहां 1 से -1, और ये 3 से 1 आएगा। ठीक है, एफ एक्स की जगह पर लिखेंगे 2x², सॉरी 2x dx, 0 से 2, और प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई 3y² dy, 1 से -1, प्लस यहां हो जाएगा -4 z² dz, कहां से कहां? 3 से 1। तो w इज इक्वल टू आ गया 2x² 2, 0 से 2, प्लस 3y3 0 से, सॉरी 1 से -1, और -4 z³ 3, कहां से कहां? 3 से 1। तो ये हो गया 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2² - 0² प्लस 3/3, यहाँ आ जाएगा कितना? अपर लिमिट तो -1, और ये -1। ठीक, -4/3, यहाँ पर कितना होगा? 1 - 3 पुट करेंगे तो 27। तो ये आ गया कितना? 4 - 2, तो -6/3, और प्लस 26 इंटू 4/3 इक्वल टू, डिवीजन में 3 रखे तो 12 - 6, और प्लस कितना आ रहा है? 104। तो ये आ गया कितना? यहां से 6 आया ना, तो 110/3, इतना आ रहा है आंसर। 110/3 जूल आ रहा है आंसर। ठीक, चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो कंजर्वेटिव वर्क होगा, देखते हैं, अभी डिसाइड करके बताते हैं आपको क्या करना है। छुट्टी के लिए क्या करना है, मैंने सोचा तो था मंडे तक, लेकिन देखिए क्या हो पाता है, देखते हैं। हाँ, आइए पता कीजिए।